चलिए, कूलम्स लॉ है, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 kept at separation R in a medium is equal to 1 by 4 pi epsilon naught K Q1 Q2 by R square। अब यहां चीजें समझते हैं। 1 by 4 pi epsilon naught यूनिवर्सल कांस्टेंट है और ये है 9 into 10 पे 9। ऐसा यूनिट निकाल सकते हैं, ये न्यूटन है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। Q1 Q2 तो इनके पॉइंट चार्जेस हैं, चार्जेस की वैल्यूज हैं। R इनका सेपरेशन है दोनों का बीच का, और K यहां एक और चीज है, दिस इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। ये मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक्चुअली क्या होता है, ये आपको ये भी आगे एक्सप्लेन करेंगे हम कैपेसिटर टॉपिक में। फिलहाल ये समझिए कि मीडियम की प्रॉपर्टी है जो इनके बीच के नेट फोर्स को बदल देती है। जैसे दो चार्जेस के बीच में ये K की वैल्यू 1 होती है वैक्यूम के लिए, मतलब अगर कोई मीडियम नहीं होता तो K 1 होता और सीधे यहां कोई असर नहीं है मीडियम का। लेकिन अगर हम मीडियम बदल रहे हैं तो यहां K इंट्रोड्यूस हो जाएगा। K की वैल्यू लगभग 1.001, ऐसे कुछ काफी 1 के क्लोज एयर के लिए, मतलब हम इन दोनों के लिए K 1 ही मानेंगे, एयर या वैक्यूम के लिए। कुछ नहीं दिया है तो हम वैक्यूम या एयर ही मान लेंगे। बाकी मीडियम के लिए K की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी और K हमारा 1 से हमेशा बड़ा होता है, तो 1 से इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आगे समझ में आएगा कि एक्चुअली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है और ये फोर्सेस बदल कैसे जा रहे हैं, कम क्यों हो जा रहे हैं। लेकिन उम्मीद है समझ में आया होगा कि इतना बस याद कर लीजिए कि किसी भी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है तो जो हम फोर्स वैक्यूम में निकाल रहे थे उसका 1/k टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। मीडियम का असर कुछ इस तरह आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये बात की बात है। चलो, फिलहाल ये पहला हमने देखा कूलम्स लॉ, और ये फोर्स रिपल्शन होगा अगर सिमिलरली चार्ज है तो रिपल्सिव, अपोजिटली चार्ज है तो अट्रैक्टिव, ठीक है। इसके बाद जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये कुछ और नहीं, अब मैकेनिक्स है। यहां तक ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ का काम हो गया। अब जितने क्वेश्चन देखेंगे वो रफली मैकेनिक्स के होंगे। क्वेश्चन देखिए, अ चार्ज 1 + 1 माइक्रोकूलम इज फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड, अनदर चार्ज +1 माइक्रोकूलम इज कैप्ड अबव इट। तो पहला पार्ट 1 माइक्रोकूलम ग्राउंड पे फिक्स्ड है, मतलब हमें इसकी चिंता नहीं करनी। दूसरा 1 माइक्रोकूलम यहां पे है, ये फिक्स नहीं है, ये फ्री है। इनके बीच का डिस्टेंस कुछ r जो कि हमें निकालना है। अब ये इक्विलिब्रियम में है तो इस पे जितने फोर्सेस हैं कटने चाहिए। तो एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन आएगा, एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन आएगा। तो mg और F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपस में कट गए होंगे। तो बड़ा सिंपल सा कि mg और F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square। m मास है 4 मिलीग्राम, तो 4 × 10 पे -6, मिली का 10 पे -3, ग्राम का 10 पे -3। जी को मैं ले रहा हूं 10, ये 9 × 10 पे 9। अब 1 माइक्रोकूलम इंटू 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम मतलब 10 पे -6, 10 पे -6, 10 पे -12 बाय R स्क्वायर, ठीक है। तो ये 10 पे -3 है, ये 10 पे -5 है, इधर जाके ये 100 है, ये 4 है, तो 9/4 का 3/2, 3/2 का 10, R आ गया 15 मीटर, ठीक। हाँ, अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहां मैंने जो चार्जेस दे रखे हैं दे आर इन माइक्रोकूलम। समझिए, एक कूलम एक तरह से बड़ा चार्ज है। जरा देखते हैं
एक कूलम चार्ज और डिस्टेंस 1 मीटर दिए होते तो फोर्स कितना आता? ये फोर्स आता 9 इंटू 10 पे 9 इंटू 1 इंटू 1 बाय 1 स्क्वायर, 9 इंटू 10 पे 9 न्यूटन, मतलब 9 इंटू 10 पे 8 किलोग्राम। समझ गए? ये इतना बड़ा मास है, तो ये काफी बड़ा मास के इक्विवेलेंट ये फोर्स लगा रहा है। तो 1 कूलम एक बड़ा चार्ज होता है, तो इसीलिए जनरली आप देखेंगे तो माइक्रो कूलम में डेटा लिखा होगा। ठीक है, तो जैसे यहां माइक्रो कूलम में था, डिस्टेंस भी हमारा 15 मीटर आया। लेकिन क्वेश्चन अभी दूसरा रह गया है कि व्हाट काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम इट इज। तो ये किस तरह का इक्विलिब्रियम है ये और देखना है। अब किस तरह का इक्विलिब्रियम है, तो इसको हम स्लाइटली डिस्टर्ब करेंगे और पता करेंगे कि इक्विलिब्रियम कौन सा है। हमेशा यही तरीका है, क्योंकि इक्विलिब्रियम हो सकते हैं न्यूट्रल, स्टेबल, अनस्टेबल। इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइटली डिस्टर्ब करिए, अगर ये वापस आने की कोशिश कर रहा है तो स्टेबल है और भाग जा रहा है तो अनस्टेबल है। ऑब्वियसली मैं मान रहा हूं वाई डायरेक्शन की बात चल रही है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको स्लाइटली इधर लाते हैं, इसको स्लाइटली नीचे ले गए। इसको अगर हम नीचे ले गए तो क्या होगा, ये अपनी जगह फिक्स्ड है। इसको अगर मैं नीचे ले गया यहां से, तो क्या mg में कोई चेंज आएगा? नहीं, mg तो यूनिफॉर्म है। क्या F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चेंज आएगा? बिल्कुल, ये बढ़ जाएगा। और F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बढ़ गया, mg वही है, इसका मतलब इसकी टेंडेंसी वापस जाने की है। मतलब मैं नीचे दबाऊंगा तो वापस चला जाएगा। लेकिन अभी काम बना नहीं है, आपको ऊपर ले जाने पे वापस आने की टेंडेंसी भी चाहिए, तभी हम उसे स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। नीचे ले गए, वापस आया। अब जरा हम देखते हैं कि ऊपर ले जाने पे क्या होता। तो इसको अगर मैं यहां ले जाऊं और अब हम देखें तो इस पे mg तो अब भी वही है, लेकिन F इलेक्ट्रोस्टैटिक कमजोर हो गया। F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कमजोर हो गया क्योंकि इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहा है। mg अभी भी वही है, तो इस बार नेट फोर्स नीचे आया, तो यहां दबाने पे फोर्स ऊपर है, यहां ले जाने पे फोर्स नीचे है। इसका मतलब ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम का। हाँ, तो एक और क्वेश्चन देखिए। दो चार्जेस हैं, मैं मान रहा हूं ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है, ग्रेविटी नहीं है। एक 9q चार्ज है और एक q है, और दोनों को हमने फिक्स कर रखा है। L इनके बीच का सेपरेशन है। एक पॉइंट चार्ज माइनस q हमने दोनों चार्जेस के बीच में कहीं रखा है। अब फाइंड लोकेशन सच दैट इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, कि जहां रखा वहीं रखा रहे। व्हाट काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम इट इज, लगभग प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही कॉन्सेप्ट। नाउ व्हाट वुड बी योर आंसर्स इफ माइनस q इज रिप्लेस्ड बाय प्लस q। इसका साइन अगर हम बदल देते तो ठीक है। तो उम्मीद है क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। अब मैं ये वाला पार्ट मिटा देता हूं। तो हमें इक्विलिब्रियम चाहिए, तो हमने क्या किया, इसको Q 9q ये तो दोनों फिक्स है, इनकी हमें चिंता नहीं करनी, हमें उसको इक्विलिब्रियम में लाना है। तो -9q इस तरह रखेंगे कि इक्विलिब्रियम में हो जाए। तो अब ये तो लिखा नहीं है कि -9q रखा कहां, अंडरस्टूड है, इस लाइन पे कहीं रखा है। क्यों? क्योंकि क्या यहां रखने पे इक्विलिब्रियम आ सकता है? नहीं, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये तो इक्विलिब्रियम है ही नहीं। ये दोनों फोर्स थोड़ी ना कटेंगे, ऐसे यहां पे नहीं कटेंगे, क्योंकि दो फोर्स हैं तो कोलिनियर होना जरूरी है उनका। तो इसी लाइन पे कहीं आएगा। क्या यहां इक्विलिब्रियम आ सकता है? आंसर इज नो, दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या यहां इक्विलिब्रियम आ सकता है? आंसर इज नो, दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम तो बीच में ही कहीं आएगा, कि बीच में कहीं अगर रखता हूं तो इसका अट्रैक्शन इधर है, इसका अट्रैक्शन इधर है, और ये कट सकते हैं। और शायद ये समझ में आ रहा है कि मिड पॉइंट पे तो अट्रैक्शन नहीं हो सकता, मिड पॉइंट पे तो कट नहीं सकता, क्योंकि मिड पॉइंट पे ये ज्यादा असर डालेगा, ये कम डालेगा, क्योंकि ये चार्ज बड़ा है। तो जो भी इक्विलिब्रियम है वो नियरर टू q देन 9q, वो इक्विलिब्रियम इसके ज्यादा पास है। ठीक है, ये तो समझ में उम्मीद है आ गया होगा। ठीक है, अब कितना वो हम निकाल लेते हैं, ये x मानेंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा, x और n। तो इसने इस पे फोर्स F1 लगाया, इसने फोर्स F2 लगाया, और ये F1 और F2 बराबर। हाँ, तो इक्विलिब्रियम के लिए F1 और F2 आपस में बराबर होने चाहिए। तो इसके और इसके बीच का फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
9q q बाय l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहां देखिए, ये लिखते समय मैंने यहां माइनस क्यू नहीं छापा, क्यू छापा है। क्यों? क्योंकि इसके नेगेटिव का असर हम डायरेक्शन में ले चुके हैं। आखिरकार ये डायरेक्शन इसीलिए तो डिसाइड की, अपोजिट साइन है, अट्रैक्ट करेगा। तो फिर से हम यहां नहीं छापेंगे, यहां हम मैग्नीट्यूड छापेंगे। डायरेक्शन हम अलग से ले चुके हैं। लगभग पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम ऐसे ही करेंगे, डायरेक्शन अलग लिख लेंगे, मैग्नीट्यूड अलग निकालेंगे। और सिमिलरली यहां भी नहीं लिखना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू एक्स स्क्वायर। लेकिन यहां यह समझ में आ गया कि क्यू तो कट ही गया, तो क्यू अगर नेगेटिव छाप भी लेते तो गलत होता नहीं इसमें, ठीक है, वैसे नहीं छापना है। ये आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू से क्यू कट गया। 9x स्क्वायर इज इक्वल टू l माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो 3x इज इक्वल टू प्लस माइनस l माइनस एक्स, ठीक है। तो एक आया 3x इक्वल टू l माइनस एक्स, x इक्वल टू l बाय 4, ठीक है। और एक आया 3x इज इक्वल टू x माइनस l, x इज इक्वल टू माइनस l बाय 2। दो आए। पॉजिटिव रूट तो समझ में आ रहा था कि ये आएगा, नेगेटिव रूट मतलब ये इधर, लेकिन ये तो गलत है क्योंकि यहां तो इक्विलिब्रियम हो ही नहीं सकता, तो ये हमने डिस्कार्ड कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद है समझ में आया होगा कि हमसे पॉजिटिव आंसर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम x प्रॉपर तरीके से पता कर चुके थे कि यही आएगा, मतलब x पॉजिटिव होगा, और x एक डिस्टेंस है, तो ये x इक्वल टू l/4 हमारा आंसर है, ठीक है। बेहतर है हम इसको थोड़ा लॉजिकली देख लें, और लॉजिकली बिल्कुल आसान था। जरा देखिए कि ये डिस्टेंस अगर x है, ये डिस्टेंस अगर x है, तो ये वाला डिस्टेंस, चूंकि इसका चार्ज 9 गुना है और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। चार्ज अगर 9 गुना है तो डिस्टेंस को 3 गुना करना होगा, तब जाके फैक्टर कट पाएंगे। इसका q बाय एक्स स्क्वायर बनेगा और इसका 9q बाय 3x का होल स्क्वायर बनेगा, कट जाएगा। तो डायरेक्टली दिख रहा था कि ये x और 3x होगा, और अगर ये x और 3x है तो हमने इस लेंथ को 3:1 में बांटा, तो ये l/4, ये 3l/4। अब जरा हम ये भी जस्टिफाई कर लेते हैं कि आखिरकार दूसरा आंसर का क्यों आया है। तो देखते हैं दूसरा आंसर आने की वजह क्या है। 9q ये है, q ये है। अगर मैं डिस्टेंस x यहां ले लेता और ये 3x ले लूं, अगर मैंने एक डिस्टेंस x दाएं तरफ लिया और इसका 3x इधर लिया, तो अब भी तो इसका जो फोर्स आएगा और इसका जो फोर्स आएगा दोनों बराबर आएंगे, क्योंकि q बाय एक्स 9q बाय 3x, ठीक है। लेकिन ये तय है कि चूंकि चार्ज नेगेटिव था तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन हमारे सॉल्यूशन में क्यों आ गया, क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड बराबर किए थे। हमने मैग्नीट्यूड बराबर किए थे तो हमारे सॉल्यूशन में दोनों इंक्लूडेड थे। कॉमन सेंस ये कह रहा था कि वो नहीं आएगा, इसीलिए हमें पहले से पता था x नेगेटिव नहीं हो सकता। हाँ, ये मैग्नीट्यूड कितना आएगा ये भी हम देख सकते हैं। ये 3x है, ये x है, तो ये लेंथ 2x है, और 2x की वैल्यू l है, x की वैल्यू l/2 है, उस तरफ है, इसीलिए माइनस l/2, ठीक। तो आपको ये लॉजिकली फील होना चाहिए कि कहां पे इक्विलिब्रियम आना है। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि आखिरकार वो इक्विलिब्रियम किस तरह का है। तो हमेशा की तरह इक्विलिब्रियम किस तरह का है ये पता करने के लिए आपको उस चार्ज को खिसकाना पड़ेगा। तो ये हमारा 3l/4 था, ये हमारा l/4 था। अभी दोनों फोर्सेस एग्जैक्टली बराबर है। अब इसको थोड़ा दाएं तरफ खिसकाइए। इसको जब हम दाएं तरफ खिसकाएंगे तो उम्मीद है ये सीधे फील हो गया होगा कि ये लेंथ l/4 है, l/4 से कम है। इसका मतलब इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, और ये 3l/4 है, ये 3l/4 से ज्यादा है, ये कम हो गया। इसका मतलब अगर इसको यहां छोड़ दिया जाए तो ये सीधे उधर हिट कर जाएगा, मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सिमिलरली इस तरफ भी खिसकाने से, जब हम इधर खिसकाते इस तरफ, ये
तो ये ज्यादा पावरफुल हो जाता, वो कमजोर हो जाता, तो ये इस तरफ खिसक जाता। मतलब दाएं तरफ खिसकाया तो उधर चला गया, बाएं तरफ खिसकाया इधर चला गया, मतलब इसका आंसर है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक। हाँ, इसी का यहां सिमुलेशन भी देख लीजिए कि देखिए ये मैंने चार्ज 9q है, ये चार्ज q रखा है, 9q और q रखे हैं, बीच में ये चार्ज रखा है। अब मैं इसको मूव कर रहा हूं तो देखिए फोर्सेस बदल रहे हैं। जब मैं 9q के लेफ्ट में हूं, दोनों के फोर्स अट्रैक्टिव, इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। q के राइट पे हैं, दोनों के फोर्स अट्रैक्टिव है, इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। नीचे ले गया, दोनों के फोर्स इस तरह हैं, इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। ठीक है। लेकिन जब मैं इसको इनके बीच में खिसकाता गया, देखिए इसका फोर्स कम हो रहा है, उसका फोर्स बढ़ रहा है, बीच में कहीं बराबर है, और दिख रहा है ये लगभग 3:1 पे फोर्सेस बराबर है, तो ये इक्विलिब्रियम है। लेकिन एग्जैक्टली इस पे छोड़ूंगा तो इक्विलिब्रियम रहेगा। हल्का सा इसको डिस्टर्ब कर दो राइट साइड, हल्का सा राइट साइड डिस्टर्ब करेंगे तो देखिए उससे चिपक गया। वापस ले आते हैं इसको रीसेट करके इक्विलिब्रियम पे। अब हम इसको हल्का सा लेफ्ट साइड खिसकाते हैं, ये लेफ्ट साइड इस पे चिपक गया। इसका मतलब दोनों ही तरफ ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम था। ठीक है। अब एक अगला पार्ट भी पूछा था, अगर मैं क्यू का साइन बदल दूं तो ये हम सिमुलेशन से ही कर लेते हैं। ठीक है। तो अब मैंने इस बीच वाले चार्ज का साइन बदल दिया और रख दिया उसको वहीं 3:1 पे। तो देखिए दोनों फोर्सेस अब भी बराबर है, बस अंतर है कि दोनों के रिपल्सिव। ठीक है। अब मैं इस चार्ज को स्लाइटली राइट खिसका रहा हूं, थोड़ा सा राइट मैंने खिसकाया चार्ज को, तो देखिए उसका रिपल्शन बढ़ गया, तो ये वापस से अट्रैक्शन आया, सॉरी इस तरफ फोर्स आया और ये रीस्टोर करने की कोशिश कर रहा है। और लेफ्ट साइड खिसकाऊंगा तो इसका लेफ्ट हैंड साइड वाले का रिपल्शन बढ़ जाएगा, इसका मतलब वापस आएगा। मींस इस बार ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो दैट मींस अगर मैंने इस केस में इसको खिसका के छोड़ा होगा, रिलीज करता हूं देखिए, तो शायद आप ये प्रिडिक्ट कर पा रहे थे कि इट विल स्टार्ट परफॉर्मिंग ऑक्सीलेशंस, तो ये ऑक्सीलेशन परफॉर्म करना चालू कर दिया। ठीक है। इसका मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन वही आएगी। वैसे भी स्मॉल क्यू इक्वेशन में कट गया था, तो क्यू के साइन पे डिपेंड नहीं कर रहा था इक्विलिब्रियम। हाँ, वो स्टेबल है अनस्टेबल है ये डिपेंड कर रहा था। चलिए, तो ये दो क्वेश्चन आपको करना है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि ग्रेविटी फ्री स्पेस है, दोनों में ही ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है। 9q और -4q इस बार ये फिक्स्ड है। ठीक है, दोनों फिक्स्ड है। और फाइंड द लोकेशन ऑफ स्मॉल चार्ज, ये पॉजिटिव q है, फॉर इट टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो कहां पे रखेंगे कि वो इक्विलिब्रियम होगा और व्हाट काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम इट इज। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, एक 4q और एक -q है, ये l डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, लेकिन अब ये दोनों फ्री टू मूव है। मतलब अगर छोड़ देते तो ये टकरा जाते, अट्रैक्ट हो जाते, लेकिन हमने छोड़ा नहीं है। पहले हमने क्या किया है, एक थर्ड चार्ज हमने यहां कहीं रख दिया है। थर्ड चार्ज हमने एक Q लाया और उसको रख दिया। अब आपको बताना क्या है कि वो Q कहां रखेंगे, साइन क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सो दैट होल सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। मतलब वो तो इक्विलिब्रियम में आने चाहिए, ये दोनों भी आने चाहिए, क्योंकि दोनों फ्री है। यहां हमें इनके इक्विलिब्रियम की चिंता नहीं करनी थी, यहां अब तीनों की चिंता करनी है। तो सही बात है, एक दरवाजा बंद होगा एक खुलेगा। यहां हमें इनके इक्विलिब्रियम की चिंता नहीं थी, इसीलिए हमें चार्ज का साइन गिवन है, मैग्नीट्यूड भी गिवन है। यहां पे हमें इनको भी इक्विलिब्रियम में लाना है, मतलब एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कंडीशन हो गई, मतलब एक एक्स्ट्रा कंडीशन हमें मिल गई इनके इक्विलिब्रियम की, मतलब हमें इंफॉर्मेशन मिस हो गई। अब हमें साइन और मैग्नीट्यूड नहीं पता। ठीक है, तो 10 मिनट के लिए वीडियो पॉज करें और इत्मीनान से दोनों क्वेश्चन सॉल्व करिए, और जब हो जाए तो वापस आइए। अब जरा आंसर्स देखें। पहले क्वेश्चन में चूंकि ये दोनों फिक्स थे, तो हम क्यों रखेंगे, तो देखिए यहां 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 रखने से तो मतलब नहीं है, यहां रखने से भी मतलब नहीं है। क्यों? पॉसिबिलिटी 3 है, चलो तीनों मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कहां रखेंगे। पहले ये डिस्कार्ड हो जाएगा डायरेक्ट, सॉरी कौन सा, हाँ इसमें
ये तीन पॉसिबल लोकेशन हो सकती थी, या तो चार्ज यहां होता, हाँ तो इसमें अब हम देखते हैं इक्विलिब्रियम की पोजीशन कहां कहां आ सकती है। तो पहले देखिए, क्या बीच में इक्विलिब्रियम हो सकता है? तो ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये तो फोर्स ऐड हो गए, यहां तो इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता। क्या यहां इक्विलिब्रियम आ सकता है? तो ये इसको रिपेल कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, चांसेस लग रहे हैं। लेकिन चूंकि ये बड़ा चार्ज है, और चूंकि ये बड़ा चार्ज है तो इसका डिस्टेंस भी छोटा, इसके लिए डिस्टेंस ये है, इसके लिए डिस्टेंस ये है। जिसका चार्ज बड़ा है उसका डिस्टेंस छोटा है, दोनों कंडीशन फेवरेबल है, मतलब इसका फोर्स हमेशा बड़ा आएगा उसके मुकाबले। इसका मतलब ये तो तय है कि जो इक्विलिब्रियम आएगा, ठीक है, वो हमेशा छोटे चार्ज के नजदीक आएगा, ठीक है, क्योंकि चार्ज छोटा है तो डिस्टेंस भी छोटा होना चाहिए। तो ये डायरेक्शन भले ही अपोजिट थी लेकिन कंट्राडिक्ट कर गया, क्योंकि ये डिस्टेंस छोटा है, चार्ज बड़ा है। तो पॉसिबिलिटी यही बची कि यहां इक्विलिब्रियम आ सकता है। तो यहां पे देखिएगा, इसके लिए डिस्टेंस x यूज हो रहा है, तो इसके लिए कुछ बड़ा है, चार्ज बड़ा, डिस्टेंस बड़ा। लेकिन इसको सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, आप अननोन लेके सॉल्व कर सकते थे कि इसका l प्लस एक्स ले लो, इसका अट्रैक्शन, इसका रिपल्शन और काट दो, बिल्कुल सही आंसर आएगा। मैं इसको कैसे कर रहा हूं वो देखिएगा। ये अगर 2x ले लूं, ये 3x हो जाए तो हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि अब इसका फोर्स आता k4q बाय 2x का होल स्क्वायर, उसका आता k9q इंटू q बाय 3x का होल स्क्वायर, कट गए दोनों। तो ये अगर 2x है, ये 3x है, तो ये लेंथ कितनी हो गई l, और l किसके बराबर है, x के बराबर। तो आंसर कितना हो गया 2x। तो पहले पार्ट का आंसर आ गया इसका एट 2x, 2l राइट ऑफ 4q नेगेटिव। ठीक, अब बस ये और सोचना है कि इक्विलिब्रियम किस तरह का है। तो ये डिस्टेंस हमारा 2l है, ये डिस्टेंस हमारा 3l है। अब इक्विलिब्रियम किस तरह का है ये देखें। तो ये 4q इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है, तो हम इसको स्लाइटली x खिसका के देखते हैं, थोड़ा सा और खिसका के देखें। अब इसको अगर मैं खिसकाता तो यहां पे इसका फोर्स भी कमजोर होता, इसका फोर्स भी कमजोर होता, ठीक है। तो ये समझ में नहीं आया किसका फोर्स तेजी से गिरेगा। तो यहां ये इक्विलिब्रियम इस तरफ खिसकाने से समझ में नहीं आ रहा। अब मैं इसको पास में लाऊं, अब देखते हैं, पास में लाते तो ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, लेकिन शायद पास में लाएंगे तो ये तेजी से बढ़ेगा, ये चीज आप समझ पा रहे हो। जब हम इसको इस तरफ पास में लाते तो इसका इफेक्ट ज्यादा होता। क्यों? इसको पास में लाते लाते इसके मुंह पे रख दो तो इसका आंसर तो इन्फिनिटी हो जाएगा, जबकि इसका आंसर तो फाइनाइट है। तो एक तरीके से हम इनडायरेक्टली वेरीफाई कर पा रहे हैं कि ज्यादा ही पास ले गए होते तो इसका असर ज्यादा आ जाता। ठीक है, तो उस तरीके से लग रहा है कि ये इक्विलिब्रियम हमारा स्टेबल है। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली वो स्टेबल है अनस्टेबल है वो निकालने के लिए हमें वाकई में इस बार में हमें डिस्प्लेस करके देखना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी साइड तो पता ही नहीं चला। ठीक है, तो अच्छी बात है, डेटा इतना बुरा भी नहीं है। तो इसको हल्का सा x खिसकाते हैं, क्योंकि हमें स्मॉल ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है, x काफी छोटा है। अब हम इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो इस पे फोर्सेस कितने आते कि 4q q बाय 2l माइनस प्लस x का होल स्क्वायर, उसका आता k 9q q अपॉन 3l प्लस x का होल स्क्वायर। अब मैं इसको अप्रोक्सीमेट कर रहा हूं, तो इसमें से 2l का होल स्क्वायर कॉमन निकाल लूं, k 4q q बाय 4l स्क्वायर, 2l स्क्वायर कॉमन निकाला, 1 प्लस x बाय 2l का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां से भी कॉमन निकालो, तो k 9q q बाय 9l स्क्वायर, 1 प्लस x बाय 3l का होल स्क्वायर। ठीक है, मुझे मिटानी पड़ेगा, याद तो रहेगा। चलो अब देखिएगा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 4 से 4 कटा,
के क्यू क्यू बाय एल स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स बाय 2l का होल स्क्वायर, ये बना के क्यू क्यू बाय एल स्क्वायर, 9 9 कट गए, और ये बना 1 प्लस एक्स बाय 3l का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब तो ये टर्म और ये टर्म दोनों के सेम है, ये और ये दोनों सेम है, मतलब लड़ाई इसकी है। और इसमें दिख रहा है कि 1 प्लस एक्स बाय 2l इज मोर देन 1 प्लस एक्स बाय 3l। एक्स एल से छोटा है तो ये वाला टर्म ज्यादा बड़ा है, लेकिन चूंकि ये डिनोमिनेटर में है तो इसका होल स्क्वायर इसके होल स्क्वायर से बड़ा है। ऐसे कंपेयर करिए, इसका डिनोमिनेटर ज्यादा बड़ा है क्योंकि ये 2 से डिवाइड हुआ, ये टर्म छोटा था, ये टर्म और छोटा हो गया क्योंकि 3 से डिवाइड हुआ, तो डिनोमिनेटर छोटा हो गया तो वैल्यू बढ़ गई। तो ये इनइक्वालिटी कुछ इस तरह आई। तो फोर्स किसका ज्यादा पावरफुल है? तो यहां से फोर्स 9q वाले का ज्यादा पावरफुल निकला। आप चाहें तो इसमें एक और स्टेप कर सकते हैं, ऐसे नहीं करना है तो आप यहीं पे बाइनोमियल यूज कर सकते हैं। ये टर्म तो काट ही देता हूं क्योंकि बराबर, यहां बाइनोमियल यूज करूं तो ये ऊपर जाएगा तो 1 माइनस एक्स बाय एल बचेगा, ये ऊपर जाएगा 1 माइनस 2x बाय 3l बचेगा। x जब छोटा होता 1 से 1 काटा, अब माइनस एक्स बाय एल माइनस 2x बाय एल, ये तो सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, लेकिन चूंकि ये नेगेटिव है तो ये वाली वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी। ठीक है, मतलब राइट साइड खिसकाने पे इसका फोर्स ज्यादा पावरफुल आया, इसका फोर्स थोड़ा कमजोर है। इसका मतलब ये इधर खिसकाने पे इसने धक्का दिया, भाग गया, इधर खिसकाने पे इसने अट्रैक्ट किया, अंदर आ गया। मतलब दोनों ही केस में ये इक्विलिब्रियम हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो देखिए यहां काफी इंटरेस्टिंग तरीका कि हमने कैसे पता किया कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ऑब्वियसली आप वेरीफाई कर सकते थे कि कुछ ज्यादा ही पास ले गए तो इसका असर ज्यादा है, मतलब ये इधर अट्रैक्ट हो रहा है। काफी दूर ले गए, काफी दूर को भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। काफी दूर ले गए तो डिस्टेंसेस रफली दोनों के बराबर हो गए, तो फिर जो चार्ज बड़ा है उसका असर ज्यादा आएगा। मैं इसको फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं क्या कह रहा था कि 9q माइनस 4q अगर हम काफी दूर ले गए, जैसे मान लीजिए इनके बीच का गैप होता 2 सेंटीमीटर और हम यहां से 10 मीटर ले जाएं, तो ये डिस्टेंस 10.02 मीटर रहेगा। तो ये और ये तो रफली सेम है। नीचे डिस्टेंस अगर सेम है तो किसका फोर्स बड़ा आएगा? इसका। तो यहां पे अगर इसका फोर्स 4F है तो इसका फोर्स 9F है, क्योंकि डिस्टेंस तो लगभग बराबर है। तो लार्ज डिस्टेंस पे इसका असर ज्यादा है। तो अगर मैं उससे कुछ ज्यादा ही दूर ले गया तो ये इसको रिपेल करेगा और इसका रिपल्शन ज्यादा होगा इसके अट्रैक्शन से। और ज्यादा पास लाए, जब हम इसको यहां लाएंगे तो ये बगल में ही चिपका लेगा। तो इस तरीके से हम वेरीफाई कर सकते थे कि दोनों ही बार ये रिपल्सिव है, मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो पहले का आंसर आ गया एट डिस्टेंस 2l टू द राइट ऑफ -4q एंड द इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल। वैसे दूसरा और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं 4q माइनस q, क्योंकि इस बार हमें इक्विलिब्रियम तीनों का करना है। तो मैं यहां से बनाता हूं 4q, ये डिस्टेंस q, इनके बीच का सेपरेशन l। अब हमें इनमें एक तीसरा q रखना है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। तो देखिए हमें इक्विलिब्रियम q का इक्विलिब्रियम चाहिए, 4q का चाहिए, -q का चाहिए। q की इक्विलिब्रियम के लिए स्मॉल q कहां रखें कि इक्विलिब्रियम आए? तो ये तो प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही हो गया। 4q 9q है तो यही पोजीशन है q की। ये सोच पाए? क्योंकि यही हो सकता है छोटे चार्ज के पास में,
और वो भी उस तरफ, तो Q तो वहां रहना चाहिए। अब कहां रहेगा ये भी निकालने के लिए कैलकुलेशन फिर से आसान हो गए कि ये डिस्टेंस अगर x है, ये डिस्टेंस 2x है, तो ये कर सकते हैं। ना समझ में आए तो x और l प्लस एक्स लो और फोर्सेस काट दो, तो x और 2x ये फोर्सेस कट गए, तो x है ये 2x है, तो ये लेंथ l है, तो ये लेंथ l है, मतलब ये l डिस्टेंस राइट होना चाहिए। अब ये दोनों फोर्सेस कट जाएंगे क्योंकि इसका आएगा k q q बाय l स्क्वायर, उसका आएगा k 4q q बाय 2l का होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गए। तो लोकेशन तो मिल गई। ये लोकेशन हमें मिल चुकी है। अब हमें, क्योंकि देखिए जब मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं तो शायद एक बात आपको समझ में आ रही है कि यहां पे अगर मैंने x लिया होता, यहां पे k4q q बाय l प्लस एक्स लिया होता, तो ये स्मॉल q तो कट ही गया, तो ना तो साइन से फर्क पड़ा ना मैग्नीट्यूड से फर्क पड़ा, तो स्मॉल q तो कट ही गया। तो x की वैल्यू सॉल्व करने पे हमारी जो l निकली, तो यहां से मैग्नीट्यूड नहीं मिला, यहां से लोकेशन मिली। तो पहला पार्ट सॉल्व हुआ, लोकेशन l राइट ऑफ माइनस की। चलो अब दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट के लिए हम इसको साइन चेक करना है कि साइन क्या होना चाहिए और मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए। साइन देखते हैं। अब मैं इसके इक्विलिब्रियम के लिए बात करूं। अब जरा देखिएगा, इसको इक्विलिब्रियम में लाना है तो ये 4q इसको अट्रैक्ट कर रहा है, कितने से, k 4q q बाय l स्क्वायर, ये अट्रैक्ट कर रहा है। तो पॉसिबिलिटी इक्विलिब्रियम की तभी है जब ये इसको अट्रैक्ट कर दे, और ये इसको अट्रैक्ट करेगा मतलब फोर्स इधर होगा, मतलब गारंटीड ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये भी तो रिपेल करेगा। चलो तो साइन मिल गया पॉजिटिव। अब मैग्नीट्यूड चाहिए तो ये मैं क्यू मानू, k q q बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। और x की वैल्यू वैसे हम निकाल चुके थे, कितनी थी, l। तो यहां से स्मॉल q की वैल्यू कितनी हो गई, सब कट गए, 4q। साइन क्या है, पॉजिटिव, तो q की वैल्यू आ गई 4q, ठीक। तो इस तरीके से ये स्मॉल q भी इक्विलिब्रियम में आ गया। तो ये इक्विलिब्रियम में, ये इक्विलिब्रियम में है, ये तीसरा वाला भी इक्विलिब्रियम में होगा। रियलिटी ये है कि हमें चेक नहीं करना पड़ेगा, क्यों, पूरा एक ये सिस्टम है और इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, तो अगर दो नहीं मूव कर रहे तो तीसरा अपने आप थोड़ी ना मूव कर जाएगा। अगर मूव कर गया तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिफाई हो जाएगा, कि दो अगर रेस्ट पे हैं तो तीसरे को रेस्ट पे रहना ही पड़ेगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है। तो ये अगर मूव करता तो रिकॉइल उनको करना पड़ता, लेकिन वो मूव ही नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं हम तीसरे के इक्विलिब्रियम के लिए चेक नहीं कर रहे हैं। या समझिए आंसर ऑलरेडी आ चुका है, मतलब जितनी कंडीशन या इंफॉर्मेशन थी हम यूज कर चुके होंगे, तो आप करोगे भी तो भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही आ जाएगा। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये भी कई बार काफी इफेक्टिव होता है। जैसे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या है, ये चार्ज q1 है, ये चार्ज q2 है, ये एक वेक्टर है, यहां से इसका पोजीशन, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसका पोजीशन वेक्टर r1, इसका पोजीशन वेक्टर r2। तो दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन, इसका पोजीशन वेक्टर, ये सॉरी इसका वेक्टर r2 माइनस r1, ये हमारा वेक्टर है। अब इनके बीच में फोर्स लिखना होता तो फोर्स होता 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर, r2 माइनस r1 मॉड होल स्क्वायर। लेकिन दिक्कत है, फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर इधर वेक्टर है तो उधर भी वेक्टर होनी चाहिए, और उधर वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, r2 माइनस r1 का यूनिट वेक्टर। ये वेक्टर किस डायरेक्शन में है, मैं मान रहा हूं अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो q2 पे फोर्स ऑन q2 पे फोर्स इस तरफ रिपल्सिव आएगा, तो ये आएगा r2 माइनस r1 के अलोंग, तो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे,
और इसी को हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, R2 माइनस R1 का क्यूब इंटू R2 माइनस R1 वेक्टर। यूनिट वेक्टर को दिस वेक्टर अपॉन इसका मॉड लिखा तो नीचे क्यूब हो गया, ऊपर ये। ठीक है, तो ये हमारा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म आया। वैसे आपका काम 1D में तो वेक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 2D में कंपोनेंट से हो जाएगा, लेकिन जब 3D के क्वेश्चन होंगे तो कई बार आपको समझ में नहीं आएगा, सिमेट्री या कुछ और समझ में नहीं आ रहा है, तो ये हमारा बहुत अच्छा तरीका रहेगा। मैं एक एग्जांपल से दिखा रहा हूं, एक दो एग्जांपल से। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखें कि ये हमने 6 चार्जेस रेगुलर हेक्सागन के वर्टेक्स पे रखे हैं और इसकी एज लेंथ L मान लेता हूं। ठीक है, अब हमें किसी एक पे फोर्स निकालना है। तो पहले ये देखते हैं कि सिमेट्री दिख रही है, तो यहां हमें कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म शायद ही यूज करना पड़े, क्योंकि हम सभी फोर्सेस बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। पहले देखते हैं इस क्यू पे, इसने फोर्स लगाया F, इसने लगाया F, और F में किसे कह रहा हूं 1/4πε0 QQ बाय L स्क्वायर के मैग्नीट्यूड को F कह रहा हूं। तो इसका अट्रैक्शन, इसका अट्रैक्शन, F और F है, इनके बीच में एंगल 120 डिग्री है, दो फोर्सेस। तो एक आ गया F, एक आ गया F। अब एक फोर्स यहां आएगा, एक फोर्स यहां आएगा, और ये अगर F है, ये अगर F है, तो ये लेंथ L थी, ये लेंथ L थी। मैं रिकमेंड करूंगा कि रेगुलर हेक्सागन में आपको लेंथ्स याद होनी चाहिए, और याद रखें L√3 2L निकाल के देख लेना। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल की भी लेंथ याद होनी चाहिए, ये लेंथ L है और यहां से ये L/√3, ये लेंथ L/2√3, ये टोटल लेंथ L√3/2 है, ये L/√3 L/2√3। रेगुलर हेक्सागन में L√3 2L, क्योंकि ये काफी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन में यूज होता है। हाँ, तो ये लेंथ अगर L थी, ये L√3 है, इनवर्स स्क्वायर लॉ लगना है, तो जहां L आ रहा था वहां L√3 आएगा, तो F की जगह कितना आ जाएगा F/3। तो ये F/3, ये F/3। तो तीसरे ने जो फोर्स लगाया होगा, इसने, इसका फोर्स कितना आया होगा, तो L की जगह ये लेंथ 2L है, तो ये फोर्स आया होगा F/4। लेकिन हाँ, एरोज गलत है, क्योंकि ये माइनस प्लस को अट्रैक्ट कर रहा है, माइनस प्लस को अट्रैक्ट कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये सही है, लेकिन ये प्लस प्लस को रिपेल कर रहा है, तो ये डायरेक्शन जो F/3 ऊपर है, ये F/3 भी ऊपर है। ठीक, अब सही है। फिर अब हमें इन सबका रिजल्टेंट चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, ये F और F के बीच में 120 डिग्री है, और 120 डिग्री पे रिजल्टेंट कितना आ जाएगा F खुद, तो ये तो F आ गया। अब हम देखें, ये F/3 इधर है, F/3 इधर है, और यहां एंगल 60 डिग्री है, तो यहां रिजल्टेंट आ गया ऊपर रिपल्सन की वजह से F/3√3। ऐसे समझिए, यहां एंगल 30 डिग्री है, तो इसका cos 30 और इसका cos 30 ऐड हो गया। cos 30 है √3/2, इसका √3/2, तो √3 दिस √3, और ये वाले कंपोनेंट कट गए। और तीसरा जो था ये अट्रैक्टिव, ये तो सीधे F/4 ही था, तो इस वाले पे नेट फोर्स आया, कट तो नहीं सकता, दो रैशनल है, एक इरैशनल है, तो 5F/4 नीचे, F/√3 ऊपर, तो 5F/4 माइनस F/√3। तो F की वैल्यू थी 1/4πε0 Q² बाय R², 5/4 माइनस 1/√3। ये इस पे आंसर आया यहां पे। ठीक है, इस वाले पे आंसर किधर आएगा, इस वाले पे अंदर, इस वाले पे अंदर। तो बिकॉज ऑफ सिमिट्री सभी पे ये जो हमने निकाला है वो अंदर की तरफ है। मतलब अगर इसको रिलीज कर दिया जाए,
ठीक है, तो सभी की टेंडेंसी अंदर की तरफ आने की होगी। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए, 4 चार्जेस हैं, सभी फिक्स्ड हैं, ऑल फिक्स्ड। ठीक है, ग्रेविटी वगैरह सब इग्नोर मारिए, हम सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हैं। चारों चार्जेस हैं इस तरह है, और एक हमने स्मॉल क्यू ओ से एल डिस्टेंस अबव यहां रखा है। अब इस पे हमें फोर्स निकालना है, तो यहां भी हमें वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी नहीं। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ सिमेट्री इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, चारों का रिजल्टेंट ऊपर आ जाएगा। ठीक है, मतलब इनका रिजल्टेंट ऊपर की तरफ आएगा। हां, 3D वाले क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत ही जरूरी है कि आप फिगर थोड़ा ढंग का बनाएं। तो फिगर हम कुछ ऐसा बना रहे हैं, थोड़ा और बड़ा कर देता हूं। ये मैंने स्लाइड फिगर को टिल्ट कर दिया सो दैट हम इसमें 3D बना पाए। ये सेंटर से एल ऊपर है। ठीक है, अब मुझे इनमें फोर्सेस निकालने हैं, तो इसका फोर्स इधर आएगा और इसका एफ है तो सबका एफ होगा रिपल्सिव। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है, और बिकॉज ऑफ सिमेट्री ऐसे एक इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इन सभी का जो वर्टिकल के साथ एंगल थीटा है 4f cos थीटा ऊपर आ जाता, साइन कट जाते, तो रिजल्टेंट आएगा 4f cos थीटा। 4f cos थीटा। अब f क्या है उसके लिए हमें ये लेंथ चाहिए। हमें तो लेंथ ये पता है, हमें लेंथ ये भी पता है, ये एंगल 90 डिग्री। ये लेंथ क्वेश्चन में l गिवन है, ये हम जानते हैं l/√2 होगा, क्योंकि डायगोनल l√2 उसका आधा l/√2, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ये वाली लेंथ √3/2l। ठीक है, और cos थीटा कितना है, तो यहां cos थीटा की वैल्यू दिस अपॉन दिस है √2/3, तो f नेट आया 4f cos थीटा ऊपर, f की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू इन दोनों चार्ज का प्रोडक्ट q q, डिस्टेंस √3/2l होल स्क्वायर, लेकिन एक cos थीटा भी √2/3। ये हमारा f नेट ऊपर की तरफ आ गया। क्लियर? तो ये हमारा फोर्स आया, और यहां हमें जरूरत नहीं पड़ी वेक्टर वेक्टर लगाने की, ये सिमेट्री से काम चल गया। अब देखिए, अब ये 3D फिगर है और अब हमें जरूरत पड़ने वाली है। जैसे देखिए, ये चार्ज Q है, ये Q है और ये -Q है, और इस वाले पे हमें फोर्स निकालना है। फाइंड फोर्स ऑन Q, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही पता करना है। अब सिमेट्री तो है नहीं, इस वाले का इधर आएगा, इस वाले का कुछ इधर आएगा, इस वाले का कुछ और गंदा सा आएगा, तो अब हम यहां सिमेट्री विमेट्री यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो अब हम स्ट्रेट फॉरवर्ड यहां पे 3D का वेक्टर फॉर्मूला हम सीधे यूज करेंगे। और फॉर्मूला क्या है? k q1 q2 बाय r2 माइनस r1 क्यूब r2 माइनस r1 वेक्टर, ये फोर्स है। तो क्यों ना मैं फिलहाल इनके नाम q1 q2 q3 ले लेता हूं, सो दैट ये चीजें समझ में आ जाए। अब अगर मुझे वेक्टर लगाना है तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम तैयार करना पड़ेगा, तो मैं इसको x, इसको y, इसको z ले लेता हूं। ठीक, हाँ, फिलहाल ये फॉर्मूला एक एग्जांपल से समझिएगा कि ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे ये 1, 2, 3 पे ये होता Q 3 माइक्रो कूलम, एक चार्ज होता प्लस 5 माइक्रो कूलम, ये होता 4, 0, 2। अब पूछा होता इन दोनों में बीच में फोर्स क्या है, तो वंस अगेन ये हम सीधे सीधे लिखेंगे। तो पहले हम ये वेक्टर ढूंढेंगे। ये वेक्टर कितना है? 4 - 1 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप, तो मैग्नीट्यूड आया 9 × 10 पे 9 q1 q2, 3 × 5 × 10 पे -12
माइक्रो माइक्रो, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस कितना है, 3 का स्क्वायर 9, 4 13 और 1 14। ये तो मैग्नीट्यूड आया, लेकिन डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन वही है जो इसको और इसको ज्वाइन करने वाले वेक्टर की है। तो इस वेक्टर के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये √14 क्यूब बन गया और बाकी ये। तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म में आंसर मिल गया। और एक बार वेक्टर फॉर्म में है तो हम वेक्टर्स डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, ये बेनिफिट है। तो शायद इससे समझ में आया होगा वेक्टर फॉर्म क्या करना है। और एक और बात समझ में आ गई होगी, अगर ये माइनस होता तो बस अंतर कुछ नहीं आता, यहां तक सेम रहता। ये अट्रैक्टिव होगा तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इस वेक्टर पे माइनस लगा देंगे। ठीक, तो मैं इस क्वेश्चन से इसको एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा। तो अब हमें सबकी वजह से आंसर निकालना है, तो हम क्या करते हैं, सबकी लोकेशन देखते हैं। अच्छे से देखिएगा क्वेश्चन। तो इसकी लोकेशन Q1 की लोकेशन क्या है, 0 0 0। इस Q की लोकेशन क्या है, तो ये Q हमारा XY प्लेन में है और इसकी लोकेशन है 2L L 0। उम्मीद है ये लोकेशन आप समझ लेते होंगे। ठीक है, तो ये हमारा बैकवर्ड प्लेन था, पीछे का प्लेन था। ये Q1 है जो ओरिजिन पे है और ये XY प्लेन में है, तो 2L L 0। तो अब मुझे इसका फोर्स चाहिए, तो इसका फोर्स कहां आएगा, इधर। तो F1 आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन चार्जेस का प्रोडक्ट Q1 इंटू Q, ठीक है, इंटू ये डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस फॉर्मूले के हिसाब से ये 2L I कैप L J कैप, √5L लेंथ है। तो या तो आप √5L का होल स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड आ गया, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। यूनिट है 2Li L J 0 K बाय इसका मॉड। तो इसका मॉड कितना है, √5L। या आप सीधे फॉर्मूला यूज करिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय ये वेक्टर है 2L I कैप L J कैप 0 K कैप, इसके मॉड का होल क्यूब इंटू ये सीधे वेक्टर 2Li L J 0 K। ये पहला वेक्टर आया। दूसरा वेक्टर, अब हमें Q2 का निकालना है। और Q2 पे देखिए, इसकी वजह से वेक्टर ऐसा बनेगा। तो मैं अब Q2 बनाता हूं। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आप पूरा बनाएं, लेकिन आपको ये लोकेशन समझ में आनी चाहिए। इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट L है, z कोऑर्डिनेट L है। तो 0, L, L। अब मुझे इसकी वजह से इस पे आंसर चाहिए। और इसकी लोकेशन तो अब भी 2L, L, 0 ही है, ये तो सेम है। तो मुझे ये वेक्टर चाहिए। अब ये वेक्टर इसमें से इसको घटाया, तो 2L I कैप, L और L कट गए, -L K कैप, 2L I कैप 0 J कैप -L K कैप। तो इसका फॉर्मूला आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2Q बाय ये डिस्टेंस फिर से √5 है, तो √5L का होल क्यूब इंटू इसका वेक्टर। चूंकि मैं यहां क्यूब ले चुका हूं तो वेक्टर आएगा, स्क्वायर लेते तो यूनिट वेक्टर आता, I कैप -L K कैप। ये दो वेक्टर निकाल लिए। अब हमें तीसरा और चाहिए। तीसरा इसकी वजह से उस पर चाहिए, तो इसके कोऑर्डिनेट, ये बाकी की जरूरत है नहीं। अब इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट L है, z कोऑर्डिनेट 0 है। x कोऑर्डिनेट 0, सॉरी, y कोऑर्डिनेट 0 और z कोऑर्डिनेट L। x 0, y 0 और z कोऑर्डिनेट L है, ये लेंथ L। इसका था 2L L 0। अब मुझे ये वेक्टर चाहिए, तो इनको ज्वाइन करने वाला वेक्टर क्या है, 2L I कैप L J कैप -L K कैप। अब इनके बीच का फॉर्मूला F3 1/4 पाई एप्सिलॉन Q3Q बाय ये वेक्टर का होल क्यूब
2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √6 इंटू वेक्टर 2l i कैप l j कैप माइनस l k कैप। और चूंकि अब ये तीनों वेक्टर हैं तो हम वेक्टर फॉर्म में सीधे जोड़ सकते हैं। तो फाइनली आंसर अगर लिखें तो क्या आ गया वो देखिए। उस वाले का आंसर तो मैं सभी में से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू, क्योंकि Q1 Q2 Q3 बराबर थे, L स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो ऊपर बचा 2i प्लस j बाय √5, इसका बना 2i माइनस k बाय √5। तीसरे का बचा 2i प्लस j माइनस k बाय √6, और यहां सभी पे क्यूब था। ये हमारा फाइनल आंसर है। आंसर गंदा है क्योंकि क्वेश्चन भी गंदा था, लेकिन वेक्टर फॉर्म नहीं होता तो कंपोनेंट से निकालना तो बिल्कुल ही मुश्किल था। तो समझिए सिमेट्री है या 2D फिगर है, तो आप नॉर्मल कंपोनेंट से करिए जैसे आप फोर्सेस में करते थे। 3D में है, सिमेट्री नहीं है, तो फिर ये ब्रह्मास्त्र है, लंबा जाएगा, लेकिन ये तय है आंसर हमेशा सही निकलेगा। तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उनको ट्राई करिएगा। हाँ, तो ये 3 क्वेश्चन करिए। पहला क्वेश्चन ये है कि एक पेंडुलम था, ये पेंडुलम ये एक चार्ज रखा है, इस चार्ज के रिपल्शन की वजह से किसी थीटा पे जाके इक्विलिब्रियम में आ गया, तो आपको टेंशन T निकालना है। क्वेश्चन 2 में 3D फिगर है, L L L, और इस पॉइंट पे हमें यहां कहीं ऊपर फोर्स निकालना है चार्ज Q पे। फाइंड फोर्स ऑन Q एट L अबव O। अबव O मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन। थर्ड में फाइंड फोर्स ऑन Q कैप्ट एट, ये दोनों फिक्स्ड हैं, अंडरस्टूड है, ये सभी फिक्स्ड हैं, ये दोनों फिक्स्ड हैं, और एक स्मॉल q हम कहीं रख रहे हैं अलग अलग लोकेशन पे। अब उस पे आपको फोर्स की वैल्यू बतानी है। हाँ, ये डिस्टेंस जरूर मैं दे दूं, ये a है, ये a है। तो अब ये 15 मिनट का पॉज लीजिए और इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलो तो अब सॉल्यूशन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में हो सकता है आपने कंपोनेंट लेके किया हो, लेकिन इस पे हम ये फोर्स F इलेक्ट्रोस्टैटिक देखते हैं कैसे करते। ये mg, ये टेंशन T, ये एंगल थीटा है, तो हम बाकी एंगल भी निकाल लेंगे, क्योंकि ये थीटा है, ये दोनों बराबर हैं। तो ये 90 माइनस थीटा बाय 2, ये 90 माइनस थीटा बाय 2, 90 माइनस थीटा बाय 2, 90 माइनस थीटा बाय 2। तो इवन हम इसको ऐसे कंपोनेंट तोड़ लें तो ये थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल 90 माइनस थीटा, एफ का कॉस थीटा टेंशन के बराबर है और वर्टिकल बराबर है, ये 2 इक्वेशन मिल गई। एक तो तरीका ये था कि एफ ई का कॉस थीटा टी के साइन थीटा के बराबर है, और एफ ई का साइन थीटा प्लस टी का कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। 2 इक्वेशन सॉल्व करोगे, एलिमिनेट कर दोगे तो टी की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन हमारे पास दूसरा तरीका भी है इसमें वैल्यूज निकालने का, कि हम रिलेशन एक और तरीके से निकाल सकते हैं कि लैमीज फॉर्मूला ये कुछ ऐसा है, F1 F2 F3 हो सकता है आपको पता हो, ये θ1, ये θ2, ये θ3, और अगर ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो F1 बाय साइन θ1 F2 बाय साइन θ2 इज इक्वल टू F3 बाय साइन θ3। इक्विलिब्रियम में ये तीनों चीजें, ये एक रिलेशन होल्ड करना चाहिए। ये एक तरह से साइन रूल है ट्रायंगल का। और साइन रूल क्यों? क्योंकि ये अगर इक्विलिब्रियम में है तो मिलके एक ट्रायंगल बनाएंगे, तो साइन रूल के अकॉर्डिंग ये लिखा है, वो आप सोच लेना अच्छे से। ये लैमीज फॉर्मूला है, तो हम यही यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें अच्छी बात है एंगल्स तो सीधे सीधे पता है। हाँ, तो इसका सॉल्यूशन देखिए। तो इसमें मैंने ये एंगल अल्फा लिया, इसको ज्वाइन करने वाली लाइन इसके अलोंग एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूज होगा, ये थीटा है सॉरी, और ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा है, क्योंकि ये लेंथ बराबर थी।
mg हमारा यहां पे मौजूद है और शायद ये समझ गया ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, मतलब ये लाइन एंगल बाइसेक्टर हो गई इन दोनों का। तो अब हम सीधे इसमें लेमीज फॉर्मूला यूज कर लें तो T अपॉन टेंशन अपॉन ये वाला साइन थीटा कितना है, साइन 180 माइनस अल्फा पाई माइनस अल्फा इक्वल टू mg अपॉन दिस, ये भी तो पाई माइनस अल्फा है, साइन पाई माइनस अल्फा। बड़ी अच्छी बात है, जरूरत ही नहीं पड़ी। एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बाय साइन 2 अल्फा भी लिख सकते हैं इसका अगला, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बाय साइन 2 अल्फा। तो टेंशन की वैल्यू सॉल्व करने पे कितनी आ गई, mg। टेंशन सॉल्व करने पे mg के बराबर आ गया और टेंशन सॉल्व करने पे एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन mg साइन 2 अल्फा भी है, अपॉन साइन 2 अल्फा भी है। अब एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितना है, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू क्यू बाय दिस लेंथ, और ये लेंथ 2l साइन थीटा बाय 2 है, निकाल के देख लेना, होल स्क्वायर बाय साइन 2 अल्फा, और साइन 2 अल्फा मतलब पाई माइनस थीटा, इट विल बिकम साइन थीटा। तो अगर एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के टर्म में निकाला होगा तो ये आया होगा, और mg के टर्म में निकाला होगा तो सीधे mg आ जाएगा। हमने सीधे लेमीज फॉर्मूला यूज किया, आपकी मर्जी x कंपोनेंट y कंपोनेंट कैसे भी करो, ठीक। चलो क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 में सीधे सिमेट्री यूज करेंगे, क्योंकि सिमेट्री है तो ये कुछ फिगर ऐसा बना है, ये तीनों से इसका इस तरफ, इसका इस तरफ और इसका इस तरफ, तो किसी एक का बना लेते हैं, क्योंकि ये तय है, ये थीटा है, ये थीटा है, ये अगर f है तो 3f cos थीटा ऊपर आ जाएगा आंसर। तो आंसर आया f नेट 3f cos थीटा। लेकिन पहले हमें ये लेंथ चाहिए, तो ये लेंथ क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, l। ये लेंथ मैंने अभी बात की थी l/√3, और ये 2l/3 हो गई, 2/√3l हो गई, सॉरी, दिस स्क्वायर और दिस स्क्वायर 4/3 का अंडर रूट, ये तो cos थीटा दिस अपॉन दिस है, cos थीटा दिस अपॉन दिस, तो यहां cos थीटा आ गया l अपॉन दिस, तो √3/2 थीटा 30 डिग्री। तो 3f, f क्या था, किसी एक का फोर्स, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 q q बाय 2/√3l होल स्क्वायर इनटू cos थीटा √3/2। ये आया डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये सेकंड का आंसर है। चलो अब थर्ड पार्ट का आंसर, थर्ड पार्ट में ओरिजिन पे पूछा है, तो ओरिजिन पे इसका रिपल्सिव इसका अट्रैक्टिव जुड़ गया, तो पहले का आंसर मैं सीधे लिख रहा हूं, ट्वाइस ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर आई कैप, राइट साइड। दूसरा पूछा है 0,a,0, 0,a,0 पॉइंट यहां है, और यहां पे ये लेंथ a है, तो इसका और इसका दोनों का 45 बनता, लेकिन इसका रिपल्सिव और इसका अट्रैक्टिव, तो दूसरे में बनता इसका इधर इसका इधर, और बड़ी अच्छी बात है ये f है, ये f है, एंगल है 45 डिग्री सभी। तो रिजल्टेंट आया 2f cos 45, और f कितना है, ये l√2 डिस्टेंस पे f निकालना है, तो 2f cos 45, और f की वैल्यू कितनी है, इसके और इसके बीच का फोर्स, तो k q q बाय l√2 का होल स्क्वायर, ये फोर्स है, इनटू cos 45 1/√2। तो आंसर आया 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q q l√2 का होल स्क्वायर इनटू 1/√2 j, सॉरी i कैप, वंस अगेन इट इज i कैप।
क्योंकि इसका और इसका रिजल्टेंट इधर आएगा। चलो थर्ड में 0, 0, a, 0, 0, a इधर है। कोशिश करिए समझने की कि ये फिर से सॉल्व मत करिए, जो आंसर इसका है वही इसका आएगा। इसका इधर है, जरा सोचें इस पे कंपोनेंट एक इधर एक अंदर की तरफ, तो ये फील करिए कि ये कंपोनेंट एज इट इज इधर आएगा। तो तीसरे का आंसर 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ L√2 का होल स्क्वायर 1/√2 ज्यों का त्यों आंसर आई कैप में। ठीक है, तो शायद आप इमेजिन कर पा रहे हैं वेक्टर की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, ये सीधे सीधे करिए। फोर्थ क्वेश्चन में हमें वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। फोर्थ क्वेश्चन में a, 0, a लिखा है, पूछा है इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पे इस वाले का तो ठीक है इधर आएगा, लेकिन इस वाले का थोड़ा अजीब है, तो हम क्या करते हैं कि दोनों के आंसर निकाल लेते हैं अलग अलग। अब इसमें ये प्लस है QQ, और जो हम निकाल रहे हैं वो Q इधर है। इसकी वजह से उस पर निकालना दिक्कत नहीं है, ये हमारी तरफ आएगा, तो ये पार्ट तो हम सीधे लिख लेंगे। तो जो हम सीधे लिख पा रहे हैं उसमें हम वेक्टर यूज नहीं करने वाले। a स्क्वायर और आंसर आया k कैप। इमेजिन करिए, ठीक है, मैं 3D फिगर थोड़ा सा बना के दिखा रहा हूं। ये ऐसा था, एक इधर था, एक इधर था। हमें जिस पॉइंट पे निकालना है वो है x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट ये यहां कहीं, हमें इस पॉइंट पे निकालना है ये क्यों। तो इसकी ये z एक्सिस, इसकी वजह से तो डायरेक्शन सीधे इधर आ गई, और लेंथ कितनी है a, लेकिन इसका देखिए लेंथ इसकी 2a है और डायरेक्शन कहीं तिरछी है। तो इन दोनों का वेक्टर समेशन करना है, तो ये मैग्नीट्यूड √5 आएगा, लेकिन डायरेक्शन अजीब सी है, इसीलिए हम दूसरा पार्ट वेक्टर की मदद से निकाल रहे हैं। तो वेक्टर की मदद से इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, इसका कोऑर्डिनेट है क्या, -a 0 0। जिस पॉइंट पे हमें निकालना है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है। तो यहां फर्क नहीं पड़ता आप फिगर सही बना रहे हो कि नहीं, आपको सिर्फ कोऑर्डिनेट चाहिए। तो इसका कोऑर्डिनेट है a, 0, a। तो इसकी वजह से जो वेक्टर आएगा रिपल्सिव वो ये आएगा, तो इसमें से ये घटेगा 2a i कैप 0 j कैप a k कैप। तो प्लस के साथ आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्जेस का प्रोडक्ट QQ बाय डिस्टेंस √5a का होल क्यूब, ये 2a i कैप। अब वेक्टर सीधे a k कैप। अब चाहो तो इनको कंबाइन करके लिख लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, QQ बाय a स्क्वायर कॉमन, इसका k कैप एक यहां भी आएगा, तो k कैप के साथ 1/5 √5 आ जाएगा। k कैप प्लस 2/5 √5 i कैप, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो फोर्थ में हमें वेक्टर की जरूरत पड़ी, बाकी हम डायरेक्ट निकाल पा रहे थे।